हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। आप सभी बच्चों का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और बच्चे, आज जो हम लोग चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं वो है कोल एंड पेट्रोलियम। और ये बच्चे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर है ना। क्लास 8 का साइंस का चैप्टर है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 9 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस एग्जाम जो 31 अक्टूबर को होने वाला है उसका फ्री क्रैश कोर्स कर रहे हैं। और इसमें पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा, है ना। और आज से, यानी आज हमारा क्या है, 20 अक्टूबर है। और हमने आपको बताया था कि 20 अक्टूबर से हम लोग क्या करेंगे, PYQ सीरीज चलाएंगे बच्चे। तो आज से रात में, है ना, 8:30 या 9 बजे से हम लोग PYQ सेशन इस लाएंगे आप लोग के लिए। वो भी लाइव सेशन होगा, तो इसमें आप लोग सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, सेशन को लाइक करें और जो भी डाउट हो वो कमेंट करके आप लोग हमें बताएंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। शेयर ज़रूर करें ताकि और भी बच्चे ज्वाइन करें। और जो भी बच्चे इस एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ओके बच्चे, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, कोल एंड पेट्रोलियम, है ना। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, कोल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्या यूज़ है, कितने तरीके का होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसी तरीके से पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, कैसे बनता है, क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये क्या है बच्चे, नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। तो जो चीज़ें हम लोगों को नेचर से मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है बच्चे, वैसे सब्सटेंसेस होते हैं, वैसी चीज़ें इसमें आती हैं, वैसे रिसोर्सेज इसमें आते हैं जो अनलिमिटेड होता है। जो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। बार बार ये बहुत जल्दी बन जाएगा तो ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं, ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे विंड एनर्जी, जैसे विंड है यानी कि एयर है, सनलाइट है, सनलाइट है, ये सब क्या है बच्चे, ये सब हमारे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इससे मिलने वाली जितनी भी एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और ये लिमिटेड होते हैं बच्चे। ये क्या होता है, लिमिटेड होता है। और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इसको दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। अगर हम कोल की बात करें, या पेट्रोलियम की बात करें तो ये दोनों जो है, ये इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं दोबारा बनने में, अगर एक बार ख़त्म हो गया तो ये कैसे हो गए, एग्जॉस्टिबल हो गए, यानी कि ख़त्म होने वाला एनर्जी, ख़त्म होने वाला नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे दो तरीके हो गए, एक हो गया इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि एक हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और एक ख़त्म नहीं होगा, वो बार बार बन जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो ये विंड मिल है। ये क्या है बच्चे, विंड मिल है। तो विंड मिल में क्या होता है भाई, ये प्लेट जो है वो विंड से रोटेट करता है और इससे जो मैकेनिकल एनर्जी निकलती है वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखो पेट्रोलियम है, ये हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है और ये एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा बनने में इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, ये हमारा, यहाँ पर देखो विंड एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो विंड क्या है, ये हमारा इनएग्जॉस्टिबल है, कभी नहीं खत्म होगा। यहाँ पर देखो सोलार एनर्जी है, इसका कन्वर्जन हो जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो भाई सनलाइट भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो ये भी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये किस रिसोर्सेज में आ जाएगा, रिसोर्सेज में इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा। क्योंकि सोलर एनर्जी जो सनलाइट है,
जो सनलाइट है ये हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज। विंड क्या है, नेचर से प्राप्त हो रही है, तो ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड इन नेचर एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट इज एयर एंड सनलाइट। यानी इसमें ह्यूमन कितना भी इस्तेमाल कर ले इसको, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। एयर और सनलाइट इसके एग्जाम्पल है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के। आगे आता है विंड पावर, अभी जो हमने बताया, और ये भी इनएग्जॉस्टेबल ही है ना। तो विंड पावर इज अ सस्टेनेबल एंड रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है, बार बार रिन्यू हो जाए बहुत जल्दी, कोई टाइम पीरियड ना लगे। नॉन रिन्यूएबल में एक बार जो खत्म हो गया उसको दोबारा बना नहीं सकते, बन नहीं सकता, बनने में बहुत साल लगेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। और वैसे रिसोर्सेज को, वैसे एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, है। तो एनर्जी के दो दो तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी होता है, दूसरा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है। रीन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं, वो एक बार अगर खत्म हो रहा है तो बार बार वो बन भी रहा है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एक बार खत्म हो जाए तो उसको बनने में बहुत साल लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, 1000 साल, करोड़ों साल लग जाएंगे, ठीक है, उसको बनने में। और जब इस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ह्यूमन एक्टिविटी, अगर ह्यूमन इसका यूज़ करेगा इस एनर्जी का, तो इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इसको इन्वायरमेंट पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जिस तरीके से अगर हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे पॉल्यूशन निकलता है और वो हार्मफुल इफेक्ट इन्वायरमेंट में करता है, ठीक है। सोलार पावर, सोलार पावर भी हमारा क्या है भाई, रिन्यूएबल एनर्जी ही है, ये भी हमारा रीन्यूएबल एनर्जी है, ये भी बार बार बनेगा, है ना, ये भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और इससे भी कोई हमारा इफेक्ट इन्वायरमेंट पर हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें सनलाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और इससे भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होने वाला। अगला हमारा क्या है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि ये भाई ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये लिमिटेड है, क्या है, लिमिटेड है। अब यहाँ पर ये क्या है, कोल है, ये क्या है भाई, पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, हमारा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अगर इसका इस्तेमाल हम बेहिसाब ताबड़तोड़ करेंगे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो भाई इसको क्या बोलेंगे, इसको हम कैसा एनर्जी बोलेंगे, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, है ना। रिन्यू नहीं कर सकते हैं जल्दी जल्दी, बहुत साल लग जाएंगे, तब तक तो हम लोग जिंदा भी नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे, हमारे पोते, वो सब भी नहीं जिंदा रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो देखो इसका क्या एग्जांपल है कि दीज आर लिमिटेड क्वांटिटी कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये लिमिटेड क्वांटिटी में होता है और ये ख़त्म हो जाएगा जब इसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमंस इसको ताबड़तोड़ इस्तेमाल करेगा। एग्जाम्पल में क्या, फॉरेस्ट है, जंगल, जंगली जानवर, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे जो है लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर इसका इस्तेमाल जुडिशली हम लोग नहीं करेंगे, हिसाब से नहीं करेंगे, ताबड़तोड़ करेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा, और हो सकता है कि आने वाले जनरेशन को ये दिखे बिना इसके बारे में सिर्फ सुनने को मिले, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे एनर्जी को, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को, क्योंकि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, 1000 साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बता दिया, फॉरेस्ट होता है जंगल, जंगल की कटाई करते चले जाएंगे तो एक जंगल को दोबारा बनने में बहुत टाइम लग जाता है। जंगली जानवर को ख़त्म करेंगे तो एक ख़त्म हो जाएगा, तो फिर से बनने में बहुत टाइम लगेगा। मिनरल्स, जो ज़मीन के नीचे से जितने भी मिनरल्स मिलते हैं, मेटल्स, एलिमेंट, ये सब लिमिटेड है, ये सब लिमिटेड क्वांटिटी में, इसका इस्तेमाल हम ताबड़तोड़ करेंगे तो बस ख़त्म, है ना। कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, और ये सब कैसा नेचुरल रिसोर्सेज है, ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ये ख़त्म हो जाने वाला नेचुरल रिसोर्सेज है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को जुडिशली हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोगों को इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, हम लोगों को इस चैप्टर में कोल के बारे में पढ़ना है एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। तो अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो एक थोड़ा सा समझ लेना ट्रेलर था, अभी आगे पूरी मूवी चलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कोल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोयले के बारे में पढ़ेंगे, कोयला,
हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको क्या बोलते हैं, कोयला। तो इट इज अ फॉसिल फ्यूल, ये क्या है, ये एक फॉसिल फ्यूल है, एंड नेचुरली अकरिंग ब्लैक मिनरल एंड मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। कोयला जो होता है ये क्या है भाई, ये किसका मिक्सचर है, ये मिक्सचर ऑफ कार्बन का है, और वैसे कंपाउंड, और ये कार्बन किस किस कंपाउंड के साथ मिक्स होता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और सल्फर एलिमेंट के साथ, ये मिक्स फॉर्म में ये कार्बन आपको मिलेगा। तो कोयला एक क्या है भाई, फॉसिल फ्यूल है। ब्लैक मिनरल, सवाल आ सकता है कि मिक्सचर ऑफ व्हाट, मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। Coal is believed to be formed from fossil which got buried inside the earth during earthquake and volcanoes etc. which occurred about 300 million years ago. अब देखो कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो भी प्लांट्स हैं, है ना, डेड प्लांट्स, मर गए डेड प्लांट्स, ये क्या हो गया, ये ज़मीन पर पड़ गए, अर्थक्वेक आया, वो ज़मीन के नीचे चला गया। इसी तरीके से 300 मिलियन साल इसी तरह गुजरता चला जाएगा और ये ज़मीन के नीचे पहुंचते 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 काफ़ी डीपर में पहुंच जाएगा, डीप में पहुंच जाएगा, और वहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से ये डेड प्लांट्स जो हैं, ये डेड प्लांट्स वगैरह जो हैं, ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट कर जाएंगे, किस में कन्वर्ट कर जाएगा, कोल में, आफ्टर 300 मिलियन ईयर्स। समझ में आई बात, तब जाकर के कोल का फॉर्मेशन होगा। तो भाई कोल को तो हम जला करके 1 मिनट में इस्तेमाल कर लेंगे, आधे घंटे में इतना सारा कोल का इस्तेमाल कर लेंगे, और उस कोल को बनने में देखो 300 मिलियन ईयर्स लग रहे हैं। तो हुआ ना एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एंड द एब्सेंस ऑफ एयर इनसाइड द अर्थ, द फॉसिल्स आर कन्वर्टेड इनटू कोल। और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और एयर के एब्सेंस में ये फॉसिल, ये डेड प्लांट्स के रिमेन्स जो हैं, ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक प्रोसेस है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये क्या है भाई, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये एक प्रोसेस है जिससे कोल क्या होते हैं, कोल का वो प्यूरिफिकेशन होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो जब यहाँ पर देखो बर्नर से कोल पाउडर कोल को जलाया जाता है, फिर देखो ये बॉइलिंग ट्यूब है, फिर यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से कोल गैस निकल रहा है, कोल टार निकल रहा है। तो यानी जब कोल पाउडर को जलाते हैं तो देखो क्या क्या चीज़ें बन रही है, कोल गैस बन रही है, कोल टार बन रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही है जिसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल के ही ये कोल के प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कोल, the process of conversion of plants and animals buried inside the earth under temperature and pressure to coal is called carbonization। तो क्या हो रहा था, जितने भी डेड प्लांट्स थे, डेड एनिमल्स थे, ये क्या हो जाता है, मरने के बाद ये ज़मीन के नीचे जाना शुरू हो जाता है, और आफ्टर 300 मिलियंस, ये आफ्टर 300 मिलियन ईयर्स ये जो है, ये किस में भाई, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से ये किस में चेंज हो जाता है, ये कोल में चेंज हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन पर सवाल आ जाता है बच्चे, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। तो ये वाला पूरा आपको याद करना पड़ेगा कि जब प्लांट्स और एनिमल्स, जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो अर्थ के नीचे अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, वो कन्वर्जन किस में हो जाएगा, कोल में कन्वर्जन हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे कार्बोनाइजेशन, ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस, क्योंकि बहुत साल लग रहा है ना, मिलियंस ऑफ ईयर लग रहा है, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एंड मे हैव टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको कार्बोनाइजेशन होने में। इन इंडिया कोल इज मेनली फाउंड इन बिहार। इंडिया में बिहार में पाए जाते हैं, कहाँ, झरिया एंड बोकारो में। ये सवाल आ सकता है कि इंडिया में मेनली कहाँ कोयला पाया जाता है, बिहार में कहाँ पाया जाता है, तो झरिया एंड बोकारो। वेस्ट बंगाल में रानीगंज में,
उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश में कोयला जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, कोयला की माइंस है, खदान है, वहाँ से निकलता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कितने तरह के कोयले होते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। ये 4 तरह का आप लोगों को देखने को मिलेगा, पीट, लिग्नाइट जिसको सॉफ्ट कोल बोलेंगे, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। पीट में सिर्फ 11% कार्बन है, तो ये सबसे खराब है ना, सबसे पुअर का कोयला माना जाता है पीट को। उसके बाद आता है लिग्नाइट, इसमें 38% कार्बन है, तो पीट से के कंपेयर में लिग्नाइट जो है वो सबसे बेस्ट है, पीट के मुकाबले बेस्ट है। बिटुमिनस जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें 65% कार्बन होता है, तो ये बिटुमिनस जो है ये हम लोग हाउस होल्ड है ना, हाउस होल्ड कोल इसको बोलते हैं, हाउस होल्ड कोल बोलते हैं, इसको घर में इस्तेमाल करते हैं, किसको, बिटुमिनस को, बिटुमिनस को। तो ये आपको सवाल आ सकता है कि हाउस होल्ड में कौन सा। एंथ्रासाइट सबसे हार्ड कोल है और 96% कार्बन जो है इसमें होता है, और सबसे बेस्ट कोयला एंथ्रासाइट ही होता है। आगे बात समझ में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्यूल वैल्यू ऑफ कोल डिपेंड्स अपॉन इट्स कार्बन कंटेंट, पीट इज इंफीरियर कोल एंड एंथ्रासाइट इज अ सुपीरियर टाइप ऑफ कोल। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो किस कोयले का होगा, जिसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाएगा, उसको सबसे बेस्ट बोलेंगे। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में एंथ्रासाइट में कार्बन पाया जा रहा है 96%, और सबसे कम पीट में पाया जा रहा है 11% कार्बन। तो सबसे पुअर कार्बन कोल क्या हो गया, पीट, और सबसे बेस्ट कोल क्या हो गया, एंथ्रासाइट। इसकी फ्यूल वैल्यू सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट की होगी, क्योंकि उसमें 96% कार्बन मौजूद है। अब देख लो यहाँ पर डायग्राम, ये देखो, ये पीट है भाई, ये लिग्नाइट है, ये बिटुमिनस है, और ये एंथ्रासाइट है। सबसे हार्ड होता है, ये हार्ड होता है, और इसमें 96% क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। और इसमें पीट में क्या है, सिर्फ 11% कार्बन है। तो ये सबसे पुअर कोल हो गया, और ये सबसे बेस्ट कोल कहलाता है, बेस्ट कोल। इसकी फ्यूल वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई इस्तेमाल क्या है, यूजेज ऑफ कोल। तो यूज एज फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। कोल इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है, कोयले को जला करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अब कोयले को जला करके किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी वो तो हम बता ही देंगे, लेकिन कोयले को जलाते हैं, पानी गर्म करते हैं, पानी से हमारा स्टीम भाप बनता है, और इस भाप से टरबाइन पर स्ट्राइक किया जाता है, वो टरबाइन बहुत ज़्यादा स्पीड में रोटेट करता है, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी वहाँ से निकलता है, फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के सिंपल सा कुछ स्टेप्स हमने बताए। ठीक है, तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कोल का इस्तेमाल किया जाता है जलाने के लिए। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर बेंजीन को बनाने के लिए, टॉलिन को बनाने के लिए, फेनॉल को बनाने के लिए, एनिलाइन नैप्थलीन बनाने के लिए, एंथ्रासाइट बनाने के लिए। तो बच्चे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूज ऑफ कोल। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद करना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। इट इज़ यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इंडस्ट्री इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए। मेटल जो होते हैं वो मिनरल्स में मिक्स फॉर्म में पाया जाता है, कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है, यानी एक मेटल दूसरे किसी चीज़ के साथ मिक्स फॉर्म में पाया जाता है, तो उसको अलग करने के लिए हम कार्बन कोयला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन हाउसेस। घरों में ये सोर्स ऑफ एनर्जी है भाई, खाना बनाने के काम किया जाता है। टू रन स्टीम इंजन को चलाने के लिए, और बहुत सारे इंडस्ट्री में हम कोयला का इस्तेमाल करते हैं। अदर प्रोडक्ट ऑफ कोल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कोल टार, कोक एंड एमोनिकल लिक्वियर, है ना, ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं किसके भाई, कोयला के। देखते हैं भाई कोल प्रोडक्ट का, कोक के बारे में देख लेते हैं, ये कोक क्या है, इससे भी सवाल आया था, व्हाट इज कोक। तो कोक इज द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब कार्बन का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कोयला का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, जो अभी हमने कुछ यहाँ पर दिखाया था, ये वाला जो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर हम करेंगे कोयला का, ठीक है, तब जाकर के हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, कोक का फॉर्मेशन होता है। तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्यूल गैस, और इस कोक का इस्तेमाल फ्यूल गैस बनाने में करते हैं, लाइक वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है, CO2 + H2। इसको बनाने के लिए कोक का इस्तेमाल किया था। और प्रोड्यूसर गैस है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड + N2, इसको बनाने के लिए कोक का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपको याद होना चाहिए इसके बारे में। ये ज़रा 2 या 3 बार इसको बार बार रिकॉल कर लेना, वाटर गैस किससे बनता है और प्रोड्यूसर गैस किससे बनता है। और कोक का फॉर्मेशन कैसे होता है? कोक का फॉर्मेशन जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तब कोक बनेगा। और इस कोक का इस्तेमाल हम क्या करेंगे भाई? वाटर गैस बनाने में इस्तेमाल करेंगे और प्रोड्यूसर गैस बनाने में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फिगर देख लो, ये है कोक। क्या है? कोक है। आगे बढ़ते हैं। कोल टार, यहाँ पर देखो, ये देखो लिक्विड फॉर्म में कोल टार। अब देखो कोल टार क्या है? इट इज अ ब्लैक विस्कस लिक्विड हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल। विस्कस मतलब गाढ़ा, ब्लैक कलर का गाढ़ा होगा, लिक्विड होगा और बहुत अनप्लीजेंट, इसका जो स्मेल होगा वो उतना खुशबूदार नहीं होगा, डिस्टर्बिंग ही होगा, अनप्लीजेंट होगा, है ना। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, अबाउट 200 कंपाउंड्स। इसमें बहुत सारे मिक्सचर होंगे, बहुत सारे इसमें कंपाउंड्स होंगे, अबाउट 200 कंपाउंड्स का मिक्सचर है कोल टार। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कोल टार आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब कोल टार का इस्तेमाल हम क्या क्या करने के लिए करते हैं? सिंथेटिक डाई बनाने के लिए करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना है, इसको भी आपको याद करना है। हमने जो जो इंपॉर्टेंट बताया वो आप याद करोगे। डाइज बनाने के लिए, ड्रग्स यानी दवाई बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, नेप्थलीन, ये सब किससे बनता है? कोल टार से बनता है। कोल टार का इस्तेमाल करता है बनाने के लिए। बिटुमेन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटालिंग द रोड्स। अच्छा, कोल टार की जगह पे अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करें रोड की सरफेसिंग के लिए, रोड के ऊपर जो देखा होगा कभी कभी ब्लैक कलर का चढ़ाते हैं, उसको कोल टार का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। अगर ये कोल टार नहीं हो तो इसके बदले हम बिटुमेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सवाल आ जाता है बच्चे ऑप्शन में कि मेटालिंग द रोड, रोड को मेटालिंग करने के लिए रोड के ऊपर जो लेयर लगाते हैं वो किसका लगाते हैं? तो बिटुमेन का लगाते हैं। अगर कोल टार रहेगा तो कोल टार का लगाते हैं। ठीक है, ये सवाल आता है। और हमने शायद कोल एंड पेट्रोलियम का जो सुपर 20 सेशन लिया था उसमें हमने क्वेश्चन कराया है ना। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो जाकर के देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोल गैस, ये अनदर प्रोडक्ट ऑफ कोल। कोल गैस, यहाँ देखो ये गैस निकल रहा है भाई, ये है, ये हमारा क्या है? कोल गैस है। क्या है? कोल गैस है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर है कोल गैस। इट इज एक्सीलेंट फ्यूल हैविंग द हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और ये बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। जिस फ्यूल का जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है उतना अच्छा फ्यूल माना जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम 1810 इट वॉज यूज इन लंडन। लंदन में सबसे पहले 1810 में इस्तेमाल किया गया था, है ना, फॉर लाइटिंग, एंड न्यूयॉर्क अराउंड 1920। और न्यूयॉर्क में 1920 में इस्तेमाल किया गया था कोल गैस। ये भी याद रखना, सबसे पहले 1810 में कहाँ? लंदन में, फिर 1920 में न्यूयॉर्क में यूज़ किया गया था। नाउ इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल एंड फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। डोमेस्टिक फ्यूल के में भी यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्री वगैरह में एज अ फ्यूल हम कोल गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसका मिक्सचर पूछ सकता है कि कोल जो है वो किसका मिक्सचर है? तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। जितना भी प्रोडक्ट अभी हम कोल का पढ़ा रहे हैं उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मिक्सचर किसका किसका है वो याद होना चाहिए, क्या यूज़ है वो सारी चीज़ें याद होना चाहिए। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा वहाँ तक, यहाँ तक जो है, ये यहाँ तक हमारा कोल जो है, कोल कंप्लीट हो गया। कोल के यूजेस हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? अब हम लोगों को पढ़ना है पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोलियम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, वो सारी ये भी ज़मीन के नीचे से ही निकलेंगी। कहाँ कैसे निकलेंगी यहाँ पर देखना। पेट्रोलियम इज अ डार्क विस्कस ऑयली लिक्विड नोन एज रॉक ऑयल। पेट्रोलियम जो है ये भी डार्क कलर का होगा, विस्कस गाढ़ा होगा, है ना, लिक्विड होगा, और उसको हम रॉक ऑयल भी बोलते हैं पेट्रोलियम को। तो पेट्रा का मतलब रॉक और ओलियम का मतलब ऑयल, इसीलिए रॉक ऑयल बोलेंगे पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को तोड़ दिया गया। ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सवाल आया था कि पेट्रोलियम क्या है भाई, किसका मिक्सचर है? तो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। और ये सवाल हमने कराया है, ये सवाल हमने सुपर 20 सेशन में करा दिया है ना। ये मिक्सचर किसका होता है? हाइड्रोकार्बन का होता है। Formed from the bacterial decomposition of remains of animals and plants which got buried under the sea millions of years ago। कोयले का जो फॉर्मेशन हो रहा था, कोल का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो अर्थ पर, है ना, अर्थ के नीचे चला जाता था, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स
और वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से वो क्या हो जाता था, कन्वर्जन हो जाता था कोल में। लेकिन अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो समंदर में जो भी एनिमल्स और प्लांट्स जो भी मर जाते हैं वो नीचे जा करके सेटल हो जाता है, फिर उसको जो है वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसका डिकम्पोजिशन करता है, और आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ये किस में चेंज हो जाता है, पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है बच्चे। बस ये एक्वेटिक वाला प्रोसेस है, और वो जो है वो लैंड वाला प्रोसेस है। लैंड वाला प्रोसेस में कोल का फॉर्मेशन हो रहा है, और सी वाले प्रोसेस में पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हो रहा है। These dead remains covered by sand and clay and converted into hydrocarbons by heat, pressure and catalytic reaction। सेम उसी तरीके से है, ये डेड एनिमल्स और प्लांट जो कवर हो जाएंगे सैंड से, फिर वो हाइड्रोकार्बन में कवर हो जाएंगे, फिर हीट और हाई प्रेशर से वो किस में चेंज हो जाएगा, पेट्रोलियम में चेंज हो जाएगा। द लेयर्स ऑफ पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव द वाटर बिकॉज पेट्रोलियम एंड गैस इज लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ वाटर। और क्योंकि ये वाटर में, आप समझ रहे होंगे कि पानी के अंदर इसका पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो पानी में मिक्स ना हो जाए, तो डेंसिटी जो होती है पेट्रोलियम और गैस की, ये वाटर से लो होती है, और ये फ्लोट करता है ऊपर में, इसीलिए वाटर में पेट्रोलियम और गैस जो होते हैं ये मिक्स नहीं करते, और इसको सेपरेट करने में बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम, द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल विल वेल, यानी सबसे पहले तेल का कुआं, ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया में सबसे पहला कुएं का तेल का कुएं का तेल नहीं, ठीक है। यूएसए में 1859 में। इंडिया में मुकुम कहाँ है, असम में है। असम में है ये पेट्रोलियम वाला ऑयल वाज स्ट्रक इन 1867। 1859 में यूएसए में, और इंडिया में 1867 में। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, असम में तेल पाया जाता है, गुजरात में, मुंबई में, है ना, और कहाँ पे, गोदावरी और कृष्णा में। ये नदी का नाम है, बेसिन ऑफ गोदावरी और कृष्णा, यहाँ पर पेट्रोलियम है भाई। कहाँ पर, इंडिया में। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, इंडिया में। और देखो कहाँ कहाँ बताया हमने, यूएसए में भी बताया सबसे पहला, पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है ये पहले पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम into useful fractions and removal of undesirable impurities is called refining। रिफाइनिंग किसको बोलेंगे भाई, पेट्रोलियम को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है, और जो भी पेट्रोलियम में जो अनडिजायरेबल इम्प्यूरिटीज है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उसको पेट्रोलियम से सेपरेट करना, इस प्रोसेस को क्या कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है। ओके, डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर पेट्रोलियम गैस। अब देखो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है पेट्रोलियम में, जिसको सेपरेट करना ज़रूरी है, जिसको रिफाइनिंग करना ज़रूरी है, उससे पेट्रोलियम गैस निकलते हैं। पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, डीजल, फ्यूल ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एसफॉल्ट एक्सेट्रा। इतनी सारी चीज़ें जो है वो पेट्रोलियम से बनता है बच्चे। सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल नहीं बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, डीजल, फ्यूल ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एसफॉल्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बन रही। और ये सारा किस प्रोसेस से निकल रहा है भाई, सेपरेटेड किस प्रोसेस से किया जा रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। गोल्ड का हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे थे, पेट्रोलियम का हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तो हमको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इतनी बात आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोकेमिकल्स, उन सारे को पेट्रोकेमिकल्स बोलेंगे जो भी चीजें मिल रही है। पेट्रोकेमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट बनाने के लिए, फाइबर्स बनाने के लिए, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन एंड प्लास्टिक, ये सारी चीजें बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, नेचुरल गैस से हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है। इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर का हम लोग बनाते हैं इससे, पेट्रोकेमिकल से। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। क्योंकि भाई पेट्रोलियम का इतना ज़्यादा कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है, इतना ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है बच्चे। ब्लैक गोल्ड किसको बोलेंगे, कोयला को मत बोल देना, क्या होगा, पेट्रोलियम होगा। आगे बढ़ते हैं। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। देखो पेट्रोलियम के कितने सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं, क्या क्या पेट्रोलियम के अंदर है और उनका क्या क्या यूज है। सबसे पहले एलपीजी, क्या इस्तेमाल है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, घर और इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो एलपीजी का फुल फॉर्म है। पेट्रोल का इस्तेमाल मोटर फ्यूल में,
एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, है ना, केरोसिन का इस्तेमाल, फ्यूल फॉर स्टोव, लैम्प फॉर जेट एयरक्राफ्ट, डीजल का इस्तेमाल, फ्यूल्स फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, ट्रक वगैरह में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ किया जाता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेशन के लिए, ल्यूब्रिकेशन जो उसको है स्मूथ सरफेस देता है ना, घिसन फ्रिक्शन लेस बनाता है उसको ल्यूब्रिकेटिंग। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल, वैसलीन, वैसलीन में देखना कभी कभी लिखा रहेगा कि पेट्रोलियम जो जेली, है ना, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही वैसलीन बनता है, पैराफिन वैक्स से। बिटुमेन, बिटुमेन अभी हमने बताया था, ये प्रोडक्ट किसके हैं भाई, पेट्रोलियम के हैं, और पेंट बनता है, और रोड का जो सरफेसिंग किया जाता है वो बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है। जो कोल टार भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिटुमेन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोल टार कोल के प्रोडक्ट है, बिटुमेन पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए अब कुछ आगे हम लोग बढ़ते हैं नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल, ये भी फॉसिल फ्यूल है और ये भी नेचुरल रिसोर्स है। इट कंसिस्ट मेनली मिथेन, नेचुरल गैस में क्या है भाई, मिथेन एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। सबसे ज्यादा मिथेन पाया जाता है लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में। उसके बाद लेस अमाउंट में, लेस क्वांटिटी में इथेन और प्रोपेन। द मिथेन इज प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। ये सवाल आ जाता है कि नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो मिथेन कितना है, देखो 97%, बाकी के 3% में इथेन और प्रोपेन आ जाएगा। इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, और पाइप के जरिए इसको बहुत ईजी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। तो इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, और इस नेचुरल गैस को हाई प्रेशर देकर के स्टोर किया जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी कि नेचुरल गैस को ज्यादा हाई प्रेशर देकर कंप्रेस करके दबा करके स्टोर किया गया है, इसीलिए उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलेंगे। इट बर्न्स विथ स्मोकलेस फ्लेम एंड काउज नो पॉल्यूशन, और ये जो है वो बहुत अच्छे से जलता है। घर में जो यूज़ करते हैं कभी कभी, है ना, नेचुरल गैस का इस्तेमाल भी किया जाता है, और ये जो है इसमें कोई भी धुआं नहीं होता है जब ये बर्न करता है, ठीक है, और ये पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करेगा। तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग, और ये जो जलेगा तो इसमें कोई पॉइजनस गैस का प्रोडक्शन नहीं करेगा। जैसे हम लोग कोई भी फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो तो पॉइजनस है। इन इंडिया नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, नेचुरल गैस कहाँ पाया जाता है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है नेचुरल गैस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको क्या करना है भाई, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है जिसको एग्जॉस्टेबल बोलते हैं। देख लो क्या है भाई, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट मिनरल, जंगल मिनरल्स, ये सब क्या है, ये सब हमारा एग्जॉस्टेबल है, ठीक है, एग्जॉस्टेबल है। तो बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इसको जलाएंगे तो एयर पॉल्यूशन होगा, एंड देयर यूज ऑल्सो लिंक विद ग्लोबल वार्मिंग। अब एयर पॉल्यूशन होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है, हीट को ट्रैप करता है। जब हीट को ट्रैप करेगा एनवायरमेंट को गर्म करेगा, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। So that it become necessary that we use these fuels only when absolutely necessary, it will reduce the risk for global warming and ensure their availability for longer period of time। तो हमको इसको बहुत ही जुडिशली यूज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी यूज करें, तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी कम रहेगा, और ये एग्जॉस्टेबल है तो ये लॉन्ग लास्टिंग यानी कि बहुत लंबे समय तक भी चलेगा अगर इसका इस्तेमाल हम जुडिशली करते हैं, हिसाब से करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये एक कमेटी है, ये एडवाइजेस टू सेव पेट्रोल डीजल, और ये एडवाइस कर रहा है पेट्रोल और डीजल को किस तरीके से सेव किया जाए। तो कुछ यहाँ पर उनके रूल्स हैं भाई, वो देख लेते हैं। ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, गाड़ी जब चलाएं तो कांस्टेंट स्पीड पे चलाएं, मॉडरेट स्पीड पे चलाएं, ज़्यादा हम स्पीड पे चलाएंगे उसमें ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है। स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट और टू वेट, और क्या कर सकते हैं भाई, जब ट्रैफिक सिग्नल आए तो वहां पर जब आपको रुकने के लिए बोला जाए तो रुके, तो गाड़ी जो है वो इंजन बंद कर दें और इंतजार करें जब आपका सिग्नल हो तब गाड़ी स्टार्ट करके निकले, तो उससे भी फ्यूल बचेगा। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और करेक्ट यानी कि टायर में जितने भी एयर वगैरह है वो देखना है कि प्रॉपर ठीक है नहीं, अगर कम रहता है एयर तो उसमें ज़्यादा फ्यूल लगेगा, ज़्यादा जोर प्रेशर से इंजन चलेगा तो उसमें भी ज़्यादा फ्यूल जो है वो खर्च होता है।
रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल्स का रेगुलर मेंटेनेंस आप कराते रहेंगे तो आपका गाड़ी ज़्यादा माइलेज देगा, है ना, कम पेट्रोल लगेगा, कम डीजल खर्च होगा, ज़्यादा खर्च नहीं होगा। अगर जिसकी गाड़ी को मेंटेनेंस नहीं देंगे तो ज़्यादा पेट्रोल खाने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसका हमने सुपर 20 सेशन में क्वेश्चंस जो है हमने करा दिया था। आप लोग बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सेशन को लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड शेयर ज़रूर कर दोगे, और जो नए जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।